आपसे पूछा जा सकता है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन है, तब आपको बताना है मोहम्मद काजिम। क्या बताओगे? मोहम्मद काजिम। फिर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुंतखाब उल लुआब के लेखक कौन है, तब आपको कहना है शफीक खां। क्या बताओगे? शफीक खां। और मान लीजिए आपसे अगर पूछ लिया जाए मासीर ए आलमगीरी किसने लिखा, मासीर ए आलमगीरी के रचनाकार कौन है, तब आपको कहना है साकी मुस्तैद खां। क्या बताओगे? साकी मुस्तैद खां। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मुगल सेवा में जो बुंदेला अधिकारी था उसका क्या नाम था? उसका नाम था भीमसेन बुरहानपुरी। और इन भीमसेन बुरहानपुरी ने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा नुस्खाए दिलखुश। क्या लिखा इन्होंने? नुस्खाए दिलखुश। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा एक यूनिट दिया गया है जिसमें भर भर के औरंगजेब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। और मैंने आंकड़ा भी बताया था क्या कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। खासकर ये मुस्लिम शासक है और इसके शासनकाल में लगभग साहित्य लेखन का काम बंद करा दिया गया था। संगीत पर क्या करा दिया गया था? पाबंदी लगा दिया गया था। धर्म के क्षेत्र में यह कट्टरता दिखाता था। इसके बावजूद आप देखोगे तो इसके काल में हिंदू शासक है ना, तो हिंदू शासक अगर कोई है और वह कोई रचना कर रहा है तो यह अपने आप में ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। खासकर आप यहां भी देख सकते हो ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर ने क्या लिखा भैया? फुतुहाते आलमगीरी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें मैंने पिछली चर्चा में बता दिया था, पीछे भी मैं एक बार पढ़ा चुका था, है ना। आपका रिवाइज हो जाए इसीलिए मैंने यहां पर फिर से इसे बता दिया। फिर आगे हमें यहां पर देखना है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वह बेहद कट्टर थी। कैसी थी? बेहद कट्टर थी। आप देखोगे 1663 ईस्वी में इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू कर दिया। बात पर गौर करिएगा, पुनः शुरू कर दिया। यानी कि इसके पीछे के जो शासक रहे होंगे वह कहीं ना कहीं यह तीर्थ यात्रा बंद किए रहे होंगे और यह गद्दी पर बैठता है तो उसे फिर से चालू कर देता है। तो समझ में आ गई बात। तो यह भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और फिर आप आगे देखोगे तो 1665 के आसपास यह हिंदू से अलग और मुस्लिमों से अलग टैक्स वसूलता था, कर लेता था, है ना। इतनी बातें आप समझ गए। फिर आप आगे बढ़ोगे तो इसने 1668 ईस्वी में, कब भैया? 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दिया। क्या कर दिया भैया? हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दिया। अगर आपका एग्जामिनर धर्म के क्षेत्र में रुचि लेता होगा तो वह ऐसे फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे धर्म से जोड़कर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रही होंगी बातें। आगे देखो कितना 68 के बाद कितना होगा? 69। 1669 में मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दी। इसके तहत बनारस, गुजरात और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा गया। तो भैया ये कहता है जाओ मंदिर वंदिर तोड़ डालो। और कौन कौन सी कहां कहां की मंदिर ध्वस्त की गई ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो, है ना। ये हो गया। आगे आप देखोगे 1679, कितना भैया? 79 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, चाहे पूछा जाए और चाहे ना पूछा जाए, लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा।
जहां तक मुझे 100 में से 100% लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है। तो बात बहुत गंभीर है, इसे ध्यान रखे रहिएगा। या तो डेट के साथ पूछ लेगा या तो सीधे कह देगा कि बाबू बताओ किसने पुनः जजिया कर को शुरू किया था। और जजिया के बारे में मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका है ना, पहले सेमेस्टर से लेकर तीसरे तक बहुत चीजों को बताया था, तो ये भी आप देख सकते हो। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इसकी धार्मिक नीतियों ने भी विद्रोहों को एक आधार दिया, है ना। पहली बात तो आपको यह समझ में आएगा कि इसकी धार्मिक नीति कैसी है भैया, कट्टर है। कैसी है? कट्टर है। और दूसरी बात सामने आएगी कि इसके नीतियों ने, चाहे वो धार्मिक नीति हो गया, चाहे राजपूत नीति हो गया, या और भी कोई नीति हो गया, इनके नीतियों ने, इसके नीतियों ने किसको जन्म दिया? विद्रोह को जन्म दिया। किसको भैया? विद्रोह को जन्म दिया। तो ये बातें आप निष्कर्ष स्वरूप यहां पर देख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ो। राजपूत नीति, मैंने बताया कि खूंखार शासक था। खूंखार शासक था ना, इसकी नीतियों से लग रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा था। देखो, इसको एक पक्ष बताता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, वहीं दूसरा पक्ष बताता है कि यह बहुत ही खतरनाक आदमी था। तो जो भी हो, जैसा भी हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी परीक्षा में लगा है, हमें यह देखना चाहिए कौन सा फैक्ट हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं। इतना जानो, आगे बढ़ जाओ। अगर हाँ आपको लड़ना है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो बहुत लोग जो है व्हाट्सएप पर ऐसी चर्चाएं चलाते हैं। वहां जाइए, आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पढ़ाई कीजिए, वहां आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। फिर आप जाइएगा, विद्रोह करिएगा, विवाद करिएगा। लेकिन यहाँ आप परीक्षा के लिए पढ़ने आए हैं, तो परीक्षा से ही संबंधित चीजें हमें जाननी चाहिए। इसकी राजपूत नीति कैसी थी भैया? तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको कट्टरता दिखेगी। राजपूत इससे क्या थे भैया? नाराज थे, गुस्साए हुए थे। क्योंकि ये क्या करता था, औरंगजेब इनके आंतरिक मामलों में दखल देता था। आंतरिक मामलों में दखल देता था। अब आंतरिक मामलों में दखल दोगे तो कोई तुम्हें पूजेगा नहीं, पाएगा तो तुमको मार डालेगा, निकिया डालेगा, है ना। तो यही चीज यहां पर लिखा गया होगा। राजपूतों के आंतरिक मामलों में दखल देने के कारण राजपूत विद्रोही हो गए थे। और अगर औरंगजेब इनके हत्थे चढ़ जाता तो औरंगजेब की ये लोग खाल निकाल कर रख देते। इतना मार मारते, औरंगजेब भूल जाता। आगे, मारवाड़ में दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो वहीं मेवाड़ में राणा राज सिंह ने जजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो राजपूत इससे गुस्साए हुए थे, इससे नाराज थे, है ना। और क्यों नाराज थे, ये आप कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि ये सारी चीजें वैसे तो नहीं पूछी जा सकती हैं, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। अगर लिखित होता तो आप इसे उदाहरण स्वरूप लिख सकते थे इसकी राजपूत नीतियों में। समझ में आ गई बात? तो ये आप कुछ चीजें जानते रहिएगा। डेट वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जा सकता है जो जाट विद्रोह हुआ था इसके टाइम पर, उसमें प्रमुख मुखिया या प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो आपको कहना है गोकुल जाट, राजा राम जाट। और राजा राम जाट ने क्या किया था? अकबर के मकबरे को नुकसान पहुंचाया था। और फिर आपको कहना है चूड़ामन जाट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सतनामी विद्रोह, और आप देखोगे जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह वगैरह ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखो, बहुत सारी किताबों में 1672 दिया गया है, कुछ कुछ किताबों में यानी कि रेयर केस में आपको 73 देखने को मिलेगा। तो आप अमूमन 1672 को ही सही मान के चलिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई एक ही विकल्प आना है। तो 1672 आप मान के चलिएगा। लेकिन लिखना होता तो आपको कैसा लिखना होता? 1672 और 73 लिखना होता। क्लियर? अगर हाँ, यहां अगर शुरू में पूछे जाट विद्रोह के बारे में तो 16 कितना करोगे? 69। हाँ, 16 69 कर देना।
ये हो गया। तो सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मेवात क्षेत्र यानी कि हरियाणा में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है सतनामी विद्रोह संबंधित है हरियाणा मेवात क्षेत्र से। ये जो सतनामी है ये मुख्यतः क्या होते थे भैया? किसान होते थे। सतनामी वगैरह जो है ये मुख्यतः क्या होते थे? किसान होते थे, है ना? हाँ, किसान होते थे। आगे 1671, 1671 में देखोगे आप बुंदेला विद्रोह। क्या देखोगे? बुंदेला विद्रोह देखोगे। बुंदेला विद्रोह में प्रमुख जो हो जाएंगे, प्रमुख विद्रोही वो हो जाएंगे चंपत राय और छत्रसाल का विद्रोह। फिर अफगान विद्रोह होता है। अफगान विद्रोह में आप अफरीदी, भागू, अकमल खां वगैरह वगैरह को देखोगे। तो ये वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है पूछा जाएगा, ये भी मुझे नहीं लग रहा है पूछा जाएगा। राजपूत विद्रोह, राजपूत विद्रोह वैसे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप इसे नोट करके ही जाइएगा, आप इसे तैयार करके ही जाइएगा। फिर मेवाड़ के राणा का विद्रोह, ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाना चाहिए। आगे सिख विद्रोह, हाँ सिख विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है। सिख विद्रोह कब हुआ था भैया? 1675 में। आप देखोगे इसमें 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उनके दो पुत्रों के साथ 1675 में फांसी दे दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब कह देता है कि इनको क्या कर दो भैया? फांसी दे दो। क्या कर दो? इनको फांसी दे दो। और जब ये कहेगा इनको फांसी दे दो तो इनको फांसी दे दिया जाएगा। उसके बाद सिख विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इसका नेतृत्व करेंगे। आपसे हाँ ये भी पूछा जा सकता है भैया जफरनामा, जफरनामा क्या था? तो आप यहां पाओगे गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को पत्र लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको लिखा था पत्र? औरंगजेब को पत्र लिखा था। इसी को हम कहते हैं जफरनामा। क्या कहते हैं? जफरनामा। तो ये भी जफरनामा क्या है आपको पता होना चाहिए। आगे इसने दक्षिण यानी कि दक्कन अभियान चलाया। क्या चलाया भैया? दक्षिण दक्कन अभियान चलाया, जिसमें इसने 1686 में बीजापुर के आदिल शाही शासक सिकंदर आदिल शाह को पराजित कर दिया। तो आप चाहे कुछ पढ़ के मत जाना, लेकिन भैया इसे जरूर पढ़ लेना। बीजापुर और गोलकुंडा, कौन भैया? बीजापुर और गोलकुंडा, ये दोनों तो जरूर पढ़ के जाना। इन दोनों में से हो सकता है एक आध पर तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा हर हाल में। तो 1686 में बीजापुर के आदिल शाही सिकंदर आदिल शाह को इसने पराजित कर दिया। फिर आप अगले ही वर्ष देखोगे तो गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को हराकर गोलकुंडा पर भी क्या कर लिया भैया? कब्जा कर लिया। इसके पीछे की और भी कहानियां हैं, लेकिन अभी आप कहानियों को ना ही सुनो तभी बेहतर है। आगे देखोगे 1689 में मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दक्षिण तक अपने शासन का प्रत्यक्ष प्रसार किया। मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था? लगभग इसने लगभग कितना शासन किया था? 50 वर्ष लगभग में मैं कह रहा हूं, बात पर गौर करिएगा। जिसमें से आरंभ के 25 वर्ष ये क्या करता है? दक्षिण भारत को अपने एक वायसराय को सौंप देता है, यानी कि वहां प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता, बल्कि अपने वायसराय को सौंपकर वहां अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण करता है। फिर अगले 25 साल के बाद, इस 25 के बाद ये क्या करता है? चला जाता है दक्कन की तरफ, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ, और यहां कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और दक्षिण जाने का मेन उद्देश्य क्या था? इसका एक बेटा था अकबर, वह विरोध करके विद्रोह करके भाग चुका था, उसी का पीछा करते हुए ये भी पहुंच गया दक्षिण भारत में। ये सारी चीजें मैंने पीछे भी बता दिया था, आप जाना, एक लेक्चर और हो गया है, वो किसी कारणों से पूरा नहीं हो पाया था। 15-20 मिनट की ही चर्चा होगी, इतने से ज्यादा नहीं होगी, है ना? छोटी सी चर्चा थी, उसको आप देख लीजिएगा।
इसने कई सारे विजय अभियान चलाए। क्या भैया? इसने कई सारे विजय अभियान चलाए। 1662 से 1667 तक इसने असम क्षेत्र में अहोम शासकों को पराजित किया, उनके खिलाफ अभियान चलाया। 1666 में पुर्तगालियों का दमन किया, ये आप नोट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। 1685 में हुगली अंग्रेजों का दमन किया, यानी कि हुगली से अंग्रेजों को निपटा दिया। 1667 से 1675 ईस्वी के बीच इसने यूसुफ जाई कबीले का दमन किया, जिसका नेता भागू था। इस भागू के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे आगे कुछ दो चार फैक्ट हैं, इनके बारे में जान लेना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि दरबार में इसने क्या कर दिया था भैया, संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, चित्रकला पर पाबंदी लगा दिया था, झरोखा दर्शन प्रथा पर पाबंदी लगा दिया था, शराब पीने और अफीम के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दिया था। यहां तक कि इसने कह दिया था कि हमारे दरबार में साहित्य वगैरह भी नहीं रचा जाना चाहिए। यानी कि काफी कुछ चीजें ये प्रतिबंधित कर देता है और जो चीजें जरूरी नहीं होती है उनको फिर से शुरू कर देता है। जैसे आप देखोगे जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, है ना। तो ये सारी चीजें देख सकते हो। नैतिक संहिताओं और शरिया को कायम रखने के लिए मुहतसिब नियुक्त किए गए। ये भैया मुहतसिब नोट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। मुहतसिब आपसे पूछा जा सकता है। यह क्या था भैया? नैतिक संहिताओं और शरिया को कायम रखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मुहतसिब। किसे भैया? मुहतसिब। ये पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखोगे राहदारी, पानदारी, अववाब, अववाब, हाँ अववाब आदि को समाप्त कर दिया। तो ये राहदारी एक प्रकार का कर होता था, पानदारी एक प्रकार का कर होता था। तो राहदारी पानदारी तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जा सकता है, लेकिन अववाब आपसे पूछा जा सकता है। क्या भैया? अववाब आपसे पूछा जा सकता है। और यह कैसा टैक्स था? तो यह था स्थानीय टैक्स। पानदारी भी याद रख लीजिएगा, है ना, लेकिन आप अववाब को जरूर याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च पद के अमीरों जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि दी तो देता रहे, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, जितनी भी चीजों को मैंने कहा है कि इसे पढ़ के जरूर जाना, उतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी सारी चीजों को आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप बना ले जाओ।